नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी नई लेक्चर सीरीज़ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया। पहला एंशियंट, उसके बाद मिडेवल और फिर मॉडर्न। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत यूरोपियंस के भारत में आगमन से होती है। यूरोपियंस में सबसे पहले पोर्टुगीज़ आते हैं 1498 1498 में, उसके बाद में ब्रिटिश, उसके बाद में डच और लास्ट में आते हैं फ्रेंच 1664 में। पोर्टुगीज़ सबसे पहले भारत में आते हैं और जाते भी सबसे एंड में हैं। गोवा, दमन और दीव 1961 में भारत सरकार पोर्टुगीज़ से आज़ाद करवाती है। 15वीं सेंचुरी से पहले भारत और यूरोप का ट्रेड लैंड रूट और रेड सी के रूट से होता था, लेकिन 15वीं सेंचुरी के बाद मुस्लिम साम्राज्य का पावर बढ़ गया। रोमन एम्पायर जो यूरोप में रूल करता था वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। पर्शिया और इजिप्ट, यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य अरेबियन लोगों का कब्जा हो जाता है। कॉन्स्टेंटिनोपल, ये यूरोप और एशिया के बीच का पॉइंट है जहाँ लैंड रूट इसी से होकर गुजरता है। ये भी रोमन्स ओटोमन टर्क से हार जाते हैं और ओटोमन टर्क्स का यहाँ पर कब्जा हो जाता है। इस तरह यूरोपियंस और इंडिया के ट्रेड के दोनों रूट, रेड सी रूट और लैंड रूट, दोनों बंद हो जाते हैं। इससे यूरोपियन को इंडिया के साथ में ट्रेड करने में काफ़ी कठिनाई होने लगती है और यूरोप के अंदर इंडियन प्रोडक्ट्स, मेनली स्पाइसेस, मसाले, काली मिर्च, इन सब की बहुत किल्लत हो जाती है। 15वीं सेंचुरी के पीरियड को यूरोप में पीरियड ऑफ रिनेसेंस भी कहते हैं। इस दौरान यूरोप में एक्सप्लोरेशन को लेकर एक क्रांति चल रही होती है। सभी साम्राज्य नई नई देश खोजने में लगे रहते हैं। अमेरिका की खोज भी इसी दौरान होती है, कोलंबस के द्वारा। एक्चुअली कोलंबस खोजने तो इंडिया ही निकला था, पर गलती से वो अमेरिका पहुंच जाता है। इसके अलावा यूरोप के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत हो रहा था। लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को कल्टीवेशन के अंडर लाया जा रहा था। प्लग जैसे हल चलाने की जो टेक्निक है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो रही थी। साइंटिफिक सिस्टम काफ़ी यूज़ में लिए जा रहे थे। क्रॉप रोटेशन सिस्टम भी अप्लाई हो रहा था। इससे लोगों की इनकम काफ़ी बढ़ गई थी, परचेजिंग पावर बढ़ गई थी, लोगों में डिमांडिंग पावर बढ़ गई थी। इससे लग्जीरियस गुड्स की डिमांड यूरोपियन मार्केट में काफ़ी बढ़ गई थी और लग्जीरियस गुड का सप्लायर, बहुत बड़ा सप्लायर था इंडिया उस टाइम पे। इसके साथ ही मीट की सप्लाई भी वहाँ पे बढ़ रही थी। अभी मीट को खाने के साथ साथ प्रिजर्व करने के लिए भी मसालों की काफ़ी ज़रूरत होती है। इस तरह यूरोप के अंदर इंडियन गुड्स की डिमांड बहुत बढ़ गई थी और इसी कारण इंडिया तक पहुंचने के लिए नया सी रूट ढूंढने की जहद यूरोप के अंदर चरम सीमा पर थी और इसमें सफलता मिलती है वास्को दी गामा के द्वारा। 1497 में ये ट्रैवल करते हुए केप ऑफ गुड होप, जो आज केप टाउन है साउथ अफ्रीका का, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ से एक गुजराती व्यापारी अब्दुल माजिद के साथ ये भारत के केरला कैलीकट में पहुँचते हैं। वास्को दी गामा भारत के कैलीकट में 1498 में पहुँचते हैं। वहाँ के लोकल रूलर जामोरिन द्वारा इनकी खासी आवभगत की जाती है। वास्को दी गामा केरला के कैलीकट में 3 महीने तक रुकते हैं और इसके बाद शुरू होता है वापसी का सफ़र। वास्को दी गामा इंडिया से खरीदे हुए मसालों के साथ यूरोप पहुंचते हैं और काफ़ी मुनाफे के साथ माल बेचते हैं। मुनाफा करने के बाद भी अगर यूरोपियंस मुस्लिम मिडिलमैन के द्वारा बेचे गए सामान को खरीदेंगे तो उन्हें उतने ही सामान के लिए 10 गुना ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती। 10 गुना ज़्यादा कीमत। वास्को दी गामा की इस ट्रिप से यूरोप और अरब दोनों जगह काफ़ी प्रभाव पड़ता है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड की कोशिश में लग जाते हैं और अरेबियंस इन लोग को अपना व्यापार जो इंडिया से यूरोप तक एक एज अ मिडिलमैन करते थे, ये लोग वो खतरे में नज़र आने लगता है। वास्को दी गामा के सक्सेसफुल ट्रिप के बाद दूसरे पोर्टुगीज़ पेड्रो अल्वारेस कैब्रल ये भी भारत पहुंचते हैं और कैलीकट में ही एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं।
बट ये अरेबियन कॉन्स्पिरेसी के शिकार हो जाते हैं। अरेबियन कॉन्स्पिरेसी में ये लोग अरेबियंस लोकल लोगों को भड़काकर उनसे कैब्रल की फैक्ट्री पर हमला करवा देते हैं, जिससे कैब्रल का काफ़ी नुकसान हो जाता है। और बदला लेने के लिए आतुर कैब्रल अरेबियन हार्बर पे खड़ी अरेबियन शिप्स को घेर लेते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। सैकड़ों क्रू मेंबर्स वहीं जलकर राख हो जाते हैं। कैब्रल में गैंग्स ऑफ वसेपुर के सरदार खान की आत्मा आ जाती है और वो पूरे कैलीकट को धुआं धुआं कर देते हैं। इससे डरकर लोकल रूलर्स, कोचीन और कैनूर के लोकल रूलर्स इनके साथ ट्रीटी भी इस्टेब्लिश करते हैं। इस तरह पोर्टुगीज़ के कोचीन, कन्नूर और कैलीकट में फैक्ट्रीज, इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हो जाती है। इसके बाद 1501 में वास्को दी गामा इंडिया के लिए वापस आते हैं और वहाँ के लोकल रूलर जामोरिन से अरब किसके साथ व्यापार ना करने की बात करते हैं, पर जामोरिन इसके लिए राज़ी नहीं होते और वास्को दी गामा शांति से कन्नूर में फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लेते हैं। पोर्टुगीज़ का भारत के साथ व्यापार अच्छा खासा चल रहा होता है। इस दौरान 1505 में पोर्टुगल के राजा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का गवर्नर नियुक्त करते हैं 3 साल के टर्म के लिए। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की जिम्मेदारी होती है पोर्टुगल पोजीशन को इंडिया में स्ट्रॉन्ग होल्ड देना और मुस्लिम ट्रेड को डिस्ट्रॉय करना। मुस्लिम ट्रेड को उस समय इटली के वेनिस द्वारा भी सपोर्ट दिया जाता था। 1507 में पोर्टुगीज़ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की नेवी और इजिप्ट एंड गुजरात के उस समय रूलर होते हैं महमूद बेगड़ा, इन दोनों की कंबाइंड नेवीज़ और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की नेवी के बीच में युद्ध होता है, जिसमें अल्मेडा को हार का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन नेक्स्ट ईयर अल्मेडा रिवेंज लेते हैं और इन दोनों नेवीज़ को बुरी तरह हरा देते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने एक ब्लू वाटर पॉलिसी दी थी, जिसके तहत इनका मानना था कि अगर आपको भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित करना है तो आपको समुद्र पे रूल कायम रखना पड़ेगा, यानी कि आपको अपनी नेवी स्ट्रॉन्ग बना के रखनी पड़ेगी। यही बात वंस अपॉन अ टाइम मुंबई में सुल्तान मिर्ज़ा भी बोलते हैं कि मुंबई पर राज करना है तो समुद्र की सरहदों पर राज करना पड़ेगा। अल्मेडा के बाद में अल्फांसो डी अल्बर्की को भारत का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। इन्हें अल्फांसो डी अल्बर्की को पोर्टुगीज़ पावर का रियल फाउंडर कहा जाता है इंडिया में। इन्होंने 2 परमिट सिस्टम डेवलप किए थे, एक कार्टेज और दूसरा फितोरियास। कार्टेज एक तरह का टोल टैक्स था। इसके अंदर सी में ट्रैवल कर रही शिप्स को टैक्स देना पड़ता था, नहीं तो ये लोग जैक स्पैरो की तरह वहाँ पहुँच जाते थे और टैक्स वसूलते थे। फितोरियास एक एंट्री टैक्स था। इसके लिए दूसरे शिप्स को पोर्ट पर शिप्स लाने के लिए एंट्री टैक्स देना पड़ता था। 1510 में अल्फांसो ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीत लिया था। उन्होंने अपनी टेरिटरी में सती प्रथा को भी बंद कर दिया था। ये अपने लोगों को इंडिया में स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने के लिए लोकल लेडीज से शादी करने के लिए बोलते थे, ताकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड बने। इसके अलावा नई क्रॉप्स भी इन्होंने वहाँ पर दी थी, जिसके अंदर टोबैको, कोकोनट, कैशू, पोटैटो ये सब शामिल थे। अल्फांसो के बाद नीनो डी कुन्ना नवंबर 1529 में गवर्नर का कार्यभार संभालते हैं। कार्यभार संभालने के 1 साल के बाद ही ये अपना हेडक्वार्टर कोचीन से गोवा में शिफ्ट कर देते हैं। 1534 में गुजरात के रूलर बहादुर शाह पर जब हुमायूं हमला करता है तो बहादुर शाह नीनो डी कुन्ना के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसके अंदर ये अपना एक आइलैंड, बसैन आइलैंड पोर्टुगीज़ को दे देते हैं। साथ ही दीव के अंदर भी फोर्ट बनाने की परमिशन दे देते हैं। 1536 में जब हुमायूं वापस चला जाता है गुजरात से तो पोर्टुगीज़ और बहादुर शाह के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान नेगोशिएशंस के दौरान पोर्टुगीज़ बहादुर शाह को अपने शिप पर इनवाइट करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। वेस्टर्न कोस्ट के अलावा ईस्टर्न कोस्ट पे सेंट थॉम में चेन्नई, नागापट्टनम आंध्र प्रदेश, हुगली वेस्ट बंगाल में भी पोर्टुगीज़ का सेटलमेंट होता है। 1498 से लेकर 1600 तक ब्रिटिश के आगमन तक पोर्टुगीज़ भारत और यूरोपियन व्यापार में एक छत्र राज करते हैं, वो भी मनमानी तरीके से। इसके कारण है कि नॉर्थ इंडिया
अलग अलग स्मॉल पावर्स में डिवाइडेड था। केवल गुजरात के अंदर महमूद बेगड़ा एक पावरफुल रूलर थे, बाकी सब छोटे रूलर्स थे। डेक्कन में बहमानी किंगडम अलग अलग सल्तनट्स में डिवाइड हो चुका था। उस समय और कोई भी नेवीज़ के बारे में नहीं सोचता था। किसी भी राज्य के पास पोर्टुगीज़ जितनी पावरफुल नेवीज़ नहीं थी। चाइनीज़ एम्परर चाइनीज़ नेवीज़ को केवल व्यापार तक ही सीमित रखते थे। अरब्स के पास पोर्टुगल आर्मी को टक्कर दे इतनी पावर नहीं थी। पोर्टुगल आर्मी को उस समय की सबसे मॉडर्न आर्मी कहा जाता है। ये लोग की ड्रिलिंग प्रैक्टिस पहले फ्रेंच बाद में इंग्लिश ने कॉपी की और इंग्लिश से मराठास और सिख्स ने कॉपी की थी। पोर्टुगीज़ की शिप्स के ऊपर तोपें भी रहती थी। इन सब के बावजूद पोर्टुगीज़ 17th सेंचुरी तक गोवा, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली तक सीमित होकर रह जाते हैं। इसके पीछे वजह थी जो लोकल फ़ायदा इन लोग को मिलता था वो नई डायनेस्टीज़ के पावर में आने से ख़त्म हो गया। मेनली मराठास ने 1739 में इनसे सॉल्सेटे और बैसाइन भी जीत लिया था। सेकंड, इनकी रिलीजियस पॉलिसीज़, ये मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ तो थे ही, साथ में इनकी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन की पॉलिसी ने भी हिंदुओं को इनके खिलाफ कर दिया था। थर्ड, इनकी डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये समुद्र में लूट खसोट करते ही थे, साथ में ये लोग के लड़ाई झगड़े छोटे स्टेट के साथ भी लड़ाई झगड़े चलते थे, कभी कभी मुग़ल एम्पायर के साथ भी लड़ाई झगड़े हो जाते थे। इसके अलावा साउथ अमेरिका में ब्राज़ील की खोज भी बहुत फ़ायदेमंद रही इनके लिए। इन्होंने पूरा ध्यान हिंदुस्तान से हटाकर पूरा ध्यान पोर्टुगीज़ ने ब्राज़ील के ऊपर लगा दिया। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य के ख़त्म हो जाने से गोवा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था, उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। इसी के साथ हमारा पहला लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।